सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई-एम के महासचिव। 12 सितंबर की दोपहर उनका निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 72 साल के थे और अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। सीताराम येचुरी को पिछले महीने निमोनिया होने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। फिर सितंबर में हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। बुजुर्गों और बच्चों में आमतौर पर निमोनिया ही अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है। अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दो तरह का होता है। पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आज सेहत के इस एपिसोड में हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर बात करेंगे, क्योंकि इस मौसम में यह समस्या बहुत आम है और अगर सावधानी ना बरती जाए तो मामला गंभीर हो सकता है और अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहे, जैसे कि नोज, साइनसेस, थ्रोट। बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट्स रहते हैं। प्रॉब्लम हर रोज दिन प्रतिदिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेन एनकाउंटरेंस यहीं से है। जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही हवाएं बदलती हैं, जैसे ही बारिशें होती हैं, तो हमारे एनकाउंटरेंस ऑर्गन्स नोज है, थ्रोट है, उसमें इन्फेक्शन होगा। थ्रोट में होता है तो फेरेंजाइटिस, साइनसिस में होता है तो साइनोसाइटिस, और हमारे नोज में होता है तो राइनाइटिस। बहुत ही कॉमन है। अगर ऑब्वियसली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो मोस्ट कॉमनली किन पेशेंट्स में होता है? प्रोन पेशेंट्स हो, जैसे बच्चों में, फीमेल्स में, क्रोनिक किडनी पेशेंट्स, क्रोनिक पेशेंट्स में ज्यादा होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्योंकि हमारे क्या होंगे, अगर थ्रोट में होगा तो हमें कोई भी डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम, हम कुछ चबा नहीं पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। अगर हम नेजल में ज्यादा समस्याएं रहेंगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा नेजल कंजेस्ट रहेगा, हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और हमारे पेन रहेगा। अगर साइनसिस में है तो हमारी चीक्स में पेन होगा, हेडेक बहुत ज्यादा होगा, रात के समय में काफी ज्यादा रहता है। और अगर ये सारी चीजें वायरल और बैक्टीरिया पनप रहा है तो फीवर बहुत ज्यादा रहता है। एंटीबायोटिक्स का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इनिशियली कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी अधिकतर वायरल रहती है। हाँ, 48 घंटे और 72 घंटे के बाद भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं जा रहा है और फीवर हाई ग्रेड चल रहा है, तब एंटीबायोटिक देना है। तब उसके साथ में पैरासीटामोल के साथ में एंटीबायोटिक्स, डीकंजेस्टेंट सब देना है। अदरवाइज 70 to 80% में हम नेजल डीकंजेस्टेंट्स देते हैं, जिससे कि हमारी नाक की कोशिकाएं खुल जाएं, और उसके साथ में हम स्टीम वगैरह लेते हैं। पानी बहुत पीना रहता है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम ठीक रहेगा। और जितनी भी ठंडी चीजें हैं उनसे हमें थोड़ा सा बचाव करना है, जैसे कि ठंडी हवा, एसी का, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स। ये अगर अपर रेस्पिरेटरी ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शंस हैं तो इसका बचाव बहुत जरूरी है। 60-70% जैसे कि मैंने बताया वायरल है तो ओवर द काउंटर ड्रग जैसे कि पैरासीटामोल और सिट्रेजिन काइंड ऑफ ड्रग से ठीक हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो ये साइनोसाइटिस है, जैसे कि डीप सीटेड इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक भी उस पर ठीक कर सकती है, और साथ में नेजल डीकंजेस्टेंट और नेजल स्प्रेस जो कि काफी कार्यरत हैं, काफी हेल्पफुल हैं। अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारा बचा पाते हैं तो 90% हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स नहीं होते और हमें डॉक्टर्स की सलाह की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, 5 से 7 दिन के बाद भी अगर हमारा इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो टू ए स्पेशलिस्ट, और उसको ट्रीट कराना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते, वोकलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे। देखिए, मौसम बदल रहा है, कभी धूप होती है तो कभी बारिश होने लगती है, इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को इस इन्फेक्शन से बचा सकें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। वजन घटाने के बाद पीरियड साइकिल क्यों गड़बड़ा जाती है, डॉक्टर से जानते हैं।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये मैं अपनी फीमेल ऑडियंस से पूछ रही हूँ। आपने अचानक से वजन घटाया और उसके बाद आपकी पीरियड साइकिल गड़बड़ा गई, पीरियड मिस होने लगे या फिर लंबे चलने लगे। देखिए, आमतौर पर एक पीरियड साइकिल 23 से 35 दिनों के बीच होती है, मोटा माटी। लेकिन कई बार वेट लॉस होने पर पीरियड्स के आने जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं रह जाता, ये अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं। क्यों वेट लॉस होने पर हमारी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, ये हमने पूछा डॉक्टर नैन्सी नागपाल से। डॉक्टर नैन्सी बताती हैं कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन कंट्रोल करता है। वैसे तो ये हार्मोन ओवरी में ही बनता है, लेकिन शरीर के फैट सेल्स भी थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन बनाते हैं। ऐसे में जब शरीर से फैट कम होता है तब एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है, इससे हमारे पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं। कई बार एमेनोरिया भी हो जाता है। एमेनोरिया होने पर पीरियड्स एक से ज्यादा बार मिस होने लगते हैं। इसी तरह जब आप वेट लॉस के लिए डाइटिंग करते हैं, जमकर एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब शरीर इन बदलावों को स्ट्रेस की तरह देखता है। इस स्ट्रेस से निपटने के लिए वो शरीर की एनर्जी बचाने में लग जाता है, ताकि एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ बहुत ज़रूरी कामों के लिए हो, जैसे सांस लेने में, खाना पचाने में। इस वजह से पीरियड्स के लिए ज़रूरी हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और पीरियड्स लेट हो जाते हैं। वैसे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस ही नहीं, इमोशनल स्ट्रेस से भी पीरियड्स लेट होने लगते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ग्लैंड यानी ग्रंथि। इस ग्लैंड से रिप्रोडक्टिव हार्मोन निकलते हैं। महिलाओं में ये हार्मोन्स रिलीज होकर सीधे ओवरी को मैसेज देते हैं और इसके बाद ओवरी हर महीने एक अंडा रिलीज करती है और हमें पीरियड्स आते हैं। लेकिन अगर महिला तनाव में है तो हार्मोन्स टाइम पर रिलीज नहीं हो पाते, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है। डॉक्टर नैन्सी आगे बताती हैं कि अगर आप वेट लॉस के लिए डाइट पर हैं और उस डाइट में पर्याप्त पोषण नहीं है, ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है जैसे आयरन और मैग्नीशियम, तो भी पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। कई बार वेट लॉस की वजह से एनोवुलेशन की दिक्कत भी हो जाती है। एनोवुलेशन होने पर ओवरी अंडा रिलीज नहीं करती, जिससे पीरियड्स भी नहीं आते। इसी तरह इरेगुलर ओव्यूलेशन भी हो सकता है, माने कभी अंडा रिलीज होता है और कभी नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि पीरियड्स तो टाइम पर आते हैं, लेकिन कभी ब्लीडिंग कम होती है तो कभी बहुत ज़्यादा। इसी तरह कई बार पीरियड्स 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो कभी कभी 8-8, 9-9 दिन चलते रहते हैं। अब बात आती है कि नॉर्मल पीरियड साइकिल कैसे रखें। अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस ना करें, वज़न धीरे धीरे घटाएं, तब तक आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। ये टिकेगा भी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। साथ ही अपनी डाइट का ध्यान रखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, साबुत अनाज खाइए, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए, मीठा और तला भुना खाना कम से कम खाइए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, रोज़ 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए और अच्छी नींद लीजिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। नींबू पानी वाकई उतना फायदेमंद है जितना उसे बताया जाता है। सुनिए डॉक्टर साहब ने क्या बताया। वेट लॉस करना है, रोज सुबह 1 गिलास नींबू पानी पियो। अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अरे नींबू पानी पियो ना। किडनी लिवर डिटॉक्स करना है, इसके लिए तो नींबू पानी एकदम बेस्ट है। ये बातें आपने खूब सुनी होंगी, पर क्या नींबू पानी वाकई उतना ही फायदेमंद है जितना उसे बताया जाता है? आज ये जानते हैं। डॉक्टर पीयूष मिश्रा ने हमें नींबू पानी से जुड़े 5 आम मिथकों के बारे में बताया। पहला आम मिथक है कि नींबू पानी पीने से वजन घटता है, और इस बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सिर्फ नींबू पानी पीने से वजन कम नहीं होता। हालांकि अगर आप हाई कैलोरी एडेड शुगर वाली एनर्जी ड्रिंक्स के बजाय नींबू पानी पीते हैं तो फायदा ज़रूर मिलेगा। ये आपको हेल्दी रहने में ज़रूर मदद करेगा। नींबू पानी पीने से ताजगी तो मिलती है, इसलिए ये एक हेल्दी वेट लॉस स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, वेट लॉस का तरीका नहीं। नींबू पानी से जुड़ा दूसरा मिथक है कि ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये बात पूरी तरह गलत है। हमारा शरीर लिवर और किडनी के जरिए खुद को डिटॉक्सिफाई करता है। ये दोनों ही अंग बिना रुके खून की सफाई करते रहते हैं, ताकि जो अंदरूनी गंदगी है वो शरीर में जमा ना हो। फिर ये गंदगी पसीने और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। नींबू पानी इस प्रोसेस को किसी भी तरीके से तेज नहीं करता है। हालांकि पानी पीने या फिर नींबू पानी पीने से हम हाइड्रेटेड जरूर रहते हैं, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, और ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा मिथक है नींबू पानी पीने भर से इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं, पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। नींबू में इतना विटामिन सी नहीं होता कि सिर्फ नींबू पानी पीकर ही इम्यूनिटी मजबूत रहे। डॉक्टर पीयूष कहते हैं कि एक अडल्ट महिला को हर दिन 75 मिलीग्राम और अडल्ट पुरुष को 90 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल साइज का जो नींबू होता है उसमें 30 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, यानी अगर हम दिन में 2 नींबू भी लें तो भी ज़रूरत जितना विटामिन सी नहीं मिल सकेगा। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बाकी पोषक तत्व भी खाइए।
नींबू पानी से जुड़ा चौथा मिथक है कि इससे हाजमा सुधरता है। ये कुछ हद तक सही है। नींबू पानी पीने से हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये एसिड खाने को तोड़ता है, जिससे हाजमा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो नींबू पानी सोल्यूशन नहीं है। पांचवा मिथक है नींबू पानी किडनी स्टोन होने से बचाता है। ये बात भी कुछ हद तक ही सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। नींबू में साइट्रेट होता है। ये जो नींबू का खट्टापन है ना, ये साइट्रेट की वजह से ही आता है। ये साइट्रेट किडनी में होने वाले कैल्शियम स्टोन्स को कुछ हद तक बचा सकता है। दरअसल ये कैल्शियम को दूसरी चीज़ों के साथ बंधने नहीं देता। लेकिन किडनी स्टोन से बचने या उसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ नींबू पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें साइट्रेट उतनी मात्रा में नहीं होता है जितनी किडनी स्टोन के लिए बनी जो दवाइयाँ हैं उनमें होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।